प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गणित की ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अध्याय 2 बहुपद। बहुपद के पृष्ठभूमि पर अगर मैं प्रकाश डालूं तो पिछली कक्षाओं में आपने बीजीय व्यंजकों के विषय में पढ़ा है। बीजीय व्यंजक हमें चर और अचर राशियों के मध्य गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि से प्राप्त होते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रयुक्त चर राशि की जो घात है वो एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, वो बहुपद कहलाते हैं। अर्थात चर राशि की जो घात है वो एक पूरे नंबर 1, 2, 3, 4 के रूप में होनी चाहिए और साथ ही उस पर जो चिन्ह है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अर्थात उसकी घात कैसे होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो बहुपद के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है बहुपद की घात। किसी बहुपद px में प्रयुक्त चर राशि की उच्चतम घात को उस बहुपद की घात या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि हम बहुपद की घात को कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर एक बहुपद लिखा हुआ है 4x + 2, तो ये x के पदों में बहुपद दिया गया है। तो हम अगर x की पावर को देखें तो x के ऊपर हमें कोई भी पावर में अंक लिखा हुआ नहीं दिखता है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर x की पावर जो है वो 1 है। तो चूँकि सिर्फ एक ही बार x का प्रयोग हुआ है और जो x है उसकी जो उच्चतम घात है वो 1 है, इसी कारण पूरे बहुपद की जो घात होगी वो 1 होगी। अब बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। दूसरा उदाहरण लिखा है 2y² - 3y + 4। तो इसमें 2 बार चर राशि y का प्रयोग किया गया है, लेकिन एक जगह y की पावर 1 है और दूसरी जगह y की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर की अगर हम बात करें तो वो है 2। तो इस कारण इस पूरे बहुपद की जो घात होगी वो होगी 2। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। यानी यदि हम बहुपद की घात ज्ञात करना सीख लें तो हम बहुपद का वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी उसे हम विभिन्न नामों के आधार पर पुकार सकते हैं। तो बहुपद को हम घातों के आधार पर 3 प्रकार की श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले प्रकार का जो बहुपद होता है वो होता है रैखिक बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है द्विघाती बहुपद, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा है त्रिघाती बहुपद, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो किस प्रकार के बहुपद को हम रैखिक कहेंगे, किसे हम द्विघाती कहेंगे और किसे हम त्रिघाती कहेंगे, आइए इसे समझते हैं। तो हम बहुपद की घात की बात करें तो जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और अगर हम इसका उदाहरण देखें तो जैसे यहाँ पे लिखा है 2x - 3 √3x + 5। तो ये 2 अलग अलग उदाहरण हैं। तो पहले उदाहरण में हम देखें तो 2x - 3 में चर राशि x का प्रयोग किया गया है और इस x की जो पावर है वो है 1। तो इसलिए इस पूरे बहुपद की घात हो गई 1 और इस प्रकार के बहुपद को हम कहेंगे रैखिक बहुपद। तो इसी प्रकार दूसरा जो बहुपद है √3 × x + 5, इसमें भी जो हमारी चर राशि है उसकी पावर है 1, तो ये भी हमारा रैखिक बहुपद के श्रेणी में आएगा। अब चलते हैं दूसरे बहुपद पे, द्विघाती बहुपद पे। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो वो द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे अगर हम उदाहरण देखेंगे तो इससे हमें स्पष्ट हो जाएगा। 2x² + 3x - 2/5। इसमें 2 जगह आपको x दिख रहा है, लेकिन x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो ये पूरा जो बहुपद है इसकी घात है 2, तो इसे हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद। इसी प्रकार त्रिघातीय बहुपद में जो प्रयुक्त चर राशि है उसकी घात होती है 3। तो ऐसे बहुपद जिनमें पूरे बहुपद की घात 3 है उसे हम कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। तो जब मैं अभी आपको बहुपद की परिभाषा बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ उन्हीं बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहेंगे जिसमें बहुपद की जो चर राशि है उसकी घात धनात्मक है और साथ ही एक पूर्ण अंक के रूप में है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे 1/x - 1 √x + 2 और 1/x² + 2x + 3। तो ये तीनों ही जो हैं वो बहुपद की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसका कारण ये है कि जो पहला उदाहरण है 1/x - 1, इसमें जो चर राशि है वो इस व्यंजक के हर में है, तो इसकी जो घात होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। यहाँ पर प्रयुक्त चर राशि जो है एक अपरिमेय संख्या के रूप में है, तो इस कारण इसकी घात जो है वो भी एक पूर्ण अंक के रूप में नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। सेम ये जो तीसरा एग्जाम्पल आपको दिख रहा है इसमें भी आपकी जो चर राशि है वो हर
में होने के कारण इसकी घात कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है चर राशि x के किसी मान के लिए बहुपद का मान ज्ञात करना। यानी अगर हमें x का कोई मान दिया गया है k, जिस पर हमें उस बहुपद px का मान ज्ञात करना है, तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे, आइए सीखते हैं। माना हमारे पास एक बहुपद है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, जिसमें प्रयुक्त चर राशि की जगह हमें x बराबर -1 रखना है। यानी x बराबर -1 पर हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हम उस मान को कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसे सीखते हैं। सबसे पहले हम जहाँ px लिखा है वहाँ पे हम लिख देंगे अब p-1, अर्थात हमें इस बहुपद का मान किस मान पे ज्ञात कर रहे हैं, -1 पे। तो जहाँ भी आपको x लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, -1। तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर लिखा है, तो हम x की जगह क्या लिख रहे हैं, -1, तो हम इसका भी स्क्वायर लिखेंगे। फिर -3 इंटू x है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से हम इस वैल्यू -1 को गुणा करेंगे, और पीछे लिखा है -4। चूंकि इसमें कहीं पे भी x नहीं लिख रहा है तो इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यहाँ -1 का स्क्वायर करने पे हमें +1 प्राप्त हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 एकम 3 हो गया। पीछे लिखा है -4, 3 और 1 4 जोड़ा हमने, और पीछे वाले 4 से उसको घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 0। इसी प्रकार हम एक अन्य मान x बराबर 4 पर भी इस बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने जहाँ x हमारे बहुपद में लिखा हुआ है वहाँ पर क्या रख देना है, 4। तो p4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3x यानी 3 इंटू 4 माइनस 4। तो 4 का स्क्वायर हो गया 4 चक्को 16 माइनस 3 चक्को 12 माइनस 4। तो माइनस का 12 और माइनस का 4 जोड़ के हो गया माइनस का 16, और आगे वाले 16 में से ये घट के हो गया 0। तो इस प्रकार हम किसी भी बहुपद में जो चर राशि है उसके स्थान पर उसका कोई भी मान रख के उस बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला पॉइंट है बहुपद का शून्यक। शून्यक का मतलब होता है कि बहुपद में प्रयुक्त चर राशि का वह मान जिसे रखने पर संपूर्ण बहुपद का मान 0 हो जाए। तो यहाँ इसकी परिभाषा लिखी हुई है, बहुपद में प्रयुक्त चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में चर राशि के स्थान पर रखने पे संपूर्ण बहुपद का मान 0 हो जाता है, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। अर्थात यदि x बराबर k कोई भी मान हो सकता है, उसे रखने पर अगर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो k इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। जैसे अगर हम ऊपर के एग्जांपल्स में देखें तो जब हमने इस दिए गए बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में p में x का मान क्या रखा, -1 रखा, तो उसे रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो गया था, 0। इसी प्रकार दूसरा मान x बराबर 4 रखने पर भी इस बहुपद का मान 0 हो गया था। अर्थात इस बहुपद के लिए x बराबर -1 और x बराबर 4 दो क्या हैं, शून्यक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुपद की घात से बहुपद के शून्यकों का निर्धारण। तो अभी हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे कि हमारे पास घातों के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद हम पढ़ते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें बहुपद की घात 1 होती है। तो जिस बहुपद की घात 1 होती है उसमें शून्यकों की संख्या भी 1 होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये रैखिक बहुपद का मानक रूप है ax प्लस b। तो इसको निकालने का तरीका ये भी है कि अगर हम b यानी जो भी वहाँ पर गुणांक लिखा हुआ है उसे लें, और a x के साथ जो गुणांक लिखा है उसे लें, और उसको इस सूत्र में -b/a में रख दें, तो हमें वो जो एक शून्यक है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमने इसे अल्फा सिंबल दिया है उस शून्यक को, कि रैखिक बहुपद के लिए जो एकमात्र शून्यक होता है अल्फा, उसको हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा बहुपद है द्विघाती बहुपद, उसका मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो चूंकि द्विघाती बहुपद की घात 2 होती है तो इसमें शून्यकों की संख्या भी 2 होती है, यानी जितनी बहुपद की घात है उतने ही उसके शून्यक होंगे, और उन शून्यकों को हम इन तीनों गुणांकों की सहायता से इन सूत्रों -b/a और c/a की सहायता से निकाल सकते हैं, और जिन्हें हम क्रमशः अल्फा और बीटा नाम देते हैं। तीसरा बहुपद है त्रिघाती बहुपद, जिसका मानक रूप है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसमें बहुपद की घात 3 होती है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या भी 3 होगी, जिन्हें निकालने के सूत्र क्रमशः इस प्रकार हैं: -b/a
सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए, यानी ए बी सी डी चारों की वैल्यूज़ को हम जब इसमें बारी बारी से रखते हैं तो हमें ये तीनों शून्यक अल्फ़ा, बीटा और गामा प्राप्त हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बहुपद के शून्यकों के विषय में बताया कि हम बिना गणना किए भी बहुपद की घात के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि इस किसी बहुपद में कितने संभावित शून्यक होंगे। तो अब हम अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, जो है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। यानी हम यहाँ पे बहुपद का आलेख खींच के दिखाएंगे कि उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है। यानी जो अभी मैंने आपको बताया पिछली हेडिंग में कि घातों के आधार पर शून्यकों का निर्धारण कैसे करें, उसको हम आलेख से भी निर्धारित कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक बहुपद है y इज इक्वल टू 2x+3, यानी बहुपद को हमने y मान लिया है कि 2x+3 इज इक्वल टू y। इसका हम यहाँ पर एक आलेख खींचते हैं। तो आलेख खींचने का तरीका आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि इसमें दो चार राशियाँ आपको यहाँ पे दिख रही हैं, x और y। तो हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में, इस व्यंजक में अगर हम x का कोई मान रखेंगे तो हमें y का कोई ना कोई मान प्राप्त होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है x और यहाँ लिखा है y का मान है 2x+3। तो अगर हम x बराबर -2 रखते हैं तो हमें y का मान -1 प्राप्त होता है, और अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान 7 प्राप्त होता है। और वो कैसे, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब हमने इस एक्सप्रेशन में x की जगह -2 रखा तो हम क्या चेंजेस हुए, यहाँ पे हमने y लिखा बराबर 2 इंटू x की जगह हमने क्या रख दिया, -2, पीछे है आपका +3। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस, पीछे है आपका प्लस का 3। हल करने पर -4 में से +3 घट जाएगा और आंसर आएगा -1। तो ये हमारे y की वैल्यू होगी। इसी प्रकार हम इस एक्सप्रेशन में x बराबर 2 रख के y के मान जो है 7 प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे करते हैं कि जब हमने एक्सप्रेशन में 2x+3 में x की जगह कितना रखा, 2 रखा, तो ये किस प्रकार से बदला, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ x का मान हमने कितना रख दिया, 2 रख दिया, तो 2 इंटू 2, पीछे से आपका +3, तो 2 दूनी 4 +3 यानी 4 और 3 कितना हो गया, 7। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पे आलेख खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब कक्षा 9 में आपने निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल और अक्षों के विषय में पढ़ा आपने, तो किसी भी समीकरण का या हमें ग्राफ खींचने के लिए उसे कार्तीय तल में दिखाना होता है, जिसमें हम अगर उसका आलेखन करेंगे तो हमारा पहला पॉइंट है -2 -1, यानी x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है -1। तो इसे दिखाने के लिए हम x की वैल्यू नेगेटिव इस साइड होती है, पॉजिटिव इस साइड होती है, तो -2 देखेंगे, और y की वैल्यू है -1, तो उसको हम नीचे देखते हैं। इन दोनों को अगर हम सीध में इस प्रकार मिलाएं तो यहाँ पर हमें ये बिंदु -2, -1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरा बिंदु 2, 7, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, हमें इस प्रकार से इन दोनों रेखाओं को मिलाने पे ये बिंदु प्राप्त होगा। और जब हमने इन दोनों मानों को मिलाया, -2, -1 और 2, 7 को, तो मिलाने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, और ये सीधी रेखा x अक्ष को -1 और -2 के ठीक बीच में से काट रही है। तो ये सिर्फ एक जगह पे x अक्ष को टच करती है। तो -1 और -2 का मतलब हो गया कि इन दोनों के ठीक बीच का नंबर, यानी -1.5। और चूंकि ये x अक्ष पर स्थित है इसलिए इसकी y वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमें इस प्रकार से x अक्ष पर वो बिंदु जहाँ पर ये उसको टच करती है वो प्राप्त होता है -1.5, 0। और अगर हम यहाँ पर शून्य का मान